अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं यासिर नदीम अलवाजदी। सर्जिकल स्ट्राइक के इस ताज़ा तरीन प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। 2019 शुरू हो चुका है। जनरल इलेक्शन की तारीखें भी तय हो चुकी हैं। सियासी पार्टियां जोड़ तोड़ में लग गई हैं। ये इलेक्शन 2014 से ज्यादा अहम इसलिए है कि इस बार विकास और तरक्की इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। इस मर्तबा मुद्दा है कि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन वही रहेगा जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था, या वो होगा जो नागपुर में मोहन भागवत बनाएंगे। इसलिए इस मर्तबा इलेक्शन की अहमियत बढ़ जाती है। दूसरी तरफ मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत मुसलमानों की सियासत में हिस्सेदारी का भी मसला है। एक अरसे से यह आवाज उठ रही है कि मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी होनी चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर बड़ी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुस्लिम मसाइल पर जिस तरह खुलकर कानून की जबान में अपनी बात रखी है, उससे मुसलमानों की नजर में उनका कद बहुत बुलंद हुआ है। लेकिन MIM की सियासी पॉलिसियों पर बहुत से सवालात भी खड़े किए जाते हैं। किसी भी सियासी जमात की सबसे पहली और बड़ी कामयाबी यह है कि वो उन सवालात का दुरुस्त तरीके से जवाब दे और अपने ऊपर तनकीद करने वालों और साथ ही अपने फॉलोअर्स को मुतमईन करे। इस अहम प्रोग्राम के लिए आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र असेंबली के MLA और MIM के रुकन जनाब वारिस पठान साहब। वारिस साहब नेशनल मीडिया पर अपने जारिहाना रवैये की वजह से भी जाने जाते हैं। मैं आज के प्रोग्राम में उनका इस्तकबाल करता हूं। हमारे दूसरे मेहमान हैं सीनियर सहाफी जनाब वदूद साजिद साहब, जिनके मज़ामीन एक अरसे से मुल्क के मुख्तलिफ अखबारों में और मुख्तलिफ जबानों में शाये होते आए हैं। मैं आपका भी आज के इस अहम प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं। शुक्रगुजार हूं कि आप दोनों ने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वारिस साहब, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करूंगा। आप टीवी डिबेट्स में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तर्जुमानी करते हैं और बल्कि मुख्तलिफ मुस्लिम मसाइल के लिए भी आपको बुलाया जाता है, और ऐसा लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी की तर्जुमानी भी आप ही करते हैं। चाहे अजान का मसला हो या तलाक का मसला हो या वंदे मातरम का मसला हो, आपकी बहुत सारी डिबेट्स यूट्यूब पर मौजूद हैं, टीवी पर जो आपने की हैं। लेकिन बाज मर्तबा ऐसा लगता है कि आपका जो अंदाज है उससे किसी का फायदा हो ना हो, लेकिन फाशिस्ट ताकतों का फायदा जरूर होता है। मसलन आप एक मौके पर यह कहते हैं कि कमजोर मत समझना, हम डरते नहीं है किसी से, किसी के बाप का डर कोई है। तो इस जबान से, इस अंदाज से जो फायदा होना चाहिए, मुस्लिम मौकिफ जिस तरीके से सामने आना चाहिए, वो नहीं आ पाता। और ये हाल सिर्फ आपका नहीं है, आपकी जात को टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि सवाल जो है वो ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी तर्जुमान हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर, वो इस जबान का इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने आज मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। हम लोग जाते हैं नेशनल डिबेट्स में, हर शोबे में स्टेज पर अपनी बात को रखते हैं। जो भी माइनॉरिटी के मसाइल होते हैं, जैसा मुस्लिम्स के हो, दलितों के हो, जिनको 70 बरस से सत्ता में रहकर लोगों ने आज तक इंसाफ नहीं किया, हम उनकी तरफ से बात करते हैं, अपनी आवाज रखते हैं। क्योंकि आप खुद देखिए, आजादी के बाद से अब तक क्या मिला है मुसलमानों को, दलितों को। आज हमारे में एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, सोशल बैकवर्डनेस है, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, कहीं पर भी हर शोबे में नीचे जाते जा रहे हैं। तो कोई तो आवाज उठाने वाला चाहिए ना। हम लोगों को जगाते हैं, हम उनको बताते हैं कि संविधान में रहकर, कायदे कानून में रहकर किस तरह से आप अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं, जगाने में, लोगों को जगाने में और मुखालिफ को ललकारने में तो फर्क है ना। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जगाना बोले तो हम संविधान में, हम उनको ये नहीं बोलते कि आप उठा लीजिए पत्थर हाथ में और तोड़ दीजिए। हम ये बोलते हैं कि संविधान में जो आपको राइट दिया है, जैसा कि आपको वोट का राइट है, आप वोट का राइट यूज करिए और अपने तरह के उम्मीदवार को जिताइए जो आपकी आवाज बनकर जाए ऐवान असेंबली में, बलदिया में, और आपके मसले मसाइल को रख सके। क्योंकि आज तक आपकी आवाज वहां नहीं पहुंची, तो हम इसलिए लोगों को जगाते हैं उनके राइट्स दिखाकर। मगर हमारे ऊपर इल्जाम ये आता है कि हम भड़काऊ भाषण करते हैं, हम भड़काते हैं। नहीं, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, मुकर्र भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये बात हो जाती है ना हमारे साथ। तो ये सीधी साथ ठीक है, काम ये नहीं है भड़काना, जगाना। कोई गलत बात नहीं है। वदूद साजिद साहब, दायरे में रहकर बात करना गलत बात नहीं है। मैं वदूद साजिद साहब को लेकर आऊंगा डिबेट में। वदूद साजिद साहब, आपने 30 जनवरी को एक मजमून लिखा है जो आप सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। आप कहते हैं कि MIM पर यह इल्जाम लगता रहा कि यह पार्टी BJP की एजेंट है, और आप खुद इस इल्जाम से
मुतमईन नहीं है, इस पर यकीन नहीं रखता, आपने उस मजमून में वजाहत की है। लेकिन फिर भी आप ये कहते हैं आखिर में चलकर कि MIM की तरफ से आने वाले लोग टीवी पर ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट साबित करने पर तुले हुए हैं। इस इल्जाम में आपकी कहां तक सदाकत है और क्या आप इस पर कायम हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इस प्रोग्राम में मुझे शरीक किया। मेरा इल्ज़ाम नहीं था, ये इल्ज़ाम दूसरों का है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। मैंने उसमें तकल्लुफ़ का अपने इज़हार किया, आपने खुद उसको बता दिया। लेकिन जो उनके दूसरे तर्जुमान हैं, उनका जो रवैया है और बाज़ दफ़ा एहतियात के साथ अल्फाज इस्तेमाल न करने का जो रवैया है, उससे यही साबित होता है कि साहब ये लोग दूसरी ताकतों की मदद कर रहे हैं बजाय इसके कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मदद करें और उनके हवाले से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद करें। उससे ऐसा लगता है। मैं इस पर अब भी कायम हूँ। उसकी कई वजूहात हैं, अगर आप मुझसे तफसील से मालूम करेंगे तो मैं बताऊंगा। मुख्तसर आप बता दीजिए, तफसील में जाए बगैर जी। लेकिन अभी खुद वारिस पठान साहब ने एक बहुत अच्छी बात कह दी है, उसी में से मुझे आप कहने की इजाजत दीजिए जी। उन्होंने कहा कि हमारी आवाज अभी तक पहुंची नहीं थी और हम मजलूम तरीन तबका है, लिहाजा जब हम अपनी आवाज पहुंचाते हैं तो सब हमारे खिलाफ हो जाते हैं। और वो शेर भी उन्होंने पढ़ा, हम कब वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता जी। तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करता हूं कि ऐसी सूरत में कि जब पूरा मुल्क हमारे खिलाफ नजरें लगाए बैठा हो, हमें और भी ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत है। तो हमें इंतहाई मोहतात होने की जरूरत है। इंतहाई एहतियात करने में आपको अल्फाज का इंतखाब एहतियात से करना चाहिए या बदएहतियाती से। तो गोया के आपके नजदीक आप नियत पर शक नहीं कर रहे हैं बल्कि अल्फाज को की इस्लाह करना चाहते हैं। मसला अल्फाज का है, नियतों का नहीं है। देखिए, नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन आप आलिम दीन है, वल फतवा अला ज़ाहिर। तो जो इंसान की जो जाहिरी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, मैं यहाँ एक बात, हालांकि मुझे बाद में ये बात कहनी थी, उनका पूरा सियासी आप मंजरनामा उठा के देखिए, वो कहीं जोश में आकर भी होश नहीं खोते। अल्फाज का इंतखाब उनके यहाँ बहुत अच्छा होता है। मेरी अर्ज ये है कि उनके बाकी तर्जुमान उनकी पैरवी क्यों नहीं करते। ठीक है, एक वैलिड पॉइंट है। मैं समझता हूं कि जो मैसेज आप देना चाहते थे वो वारिस साहब तक पहुंच गया और वारिस साहब के जरिए और लोगों तक भी पहुंच जाएगा, हमारे प्रोग्राम के जरिए लोगों तक पहुंच जाएगा। मसला नियतों का हाल अल्लाह ताला जानता है और हम यहाँ किसी की नियत के ऊपर जज करने के लिए नहीं बैठे, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जो भी मुसलमानों की तर्जुमानी करे नेशनल मीडिया के ऊपर, चाहे वो वारिस पठान साहब हो या कोई दूसरे भी हो, वो ऐसे अल्फाज का इंतखाब करें कि जिससे फाशिस्ट ताकतों को किसी भी तरीके से कोई फायदा ना हो। मैं आगे चलता हूँ। वारिस पठान साहब, मेरा एक सवाल है, वो ये कि मुस्लिम मसाइल ओवैसी साहब बड़े जबरदस्त तरीके से उठाते रहते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत कामयाबी के साथ उठाते हैं। लेकिन सवाल जो है वो इस वक्त ओवैसी साहब से हटकर पार्टी से मुताल्लिक है कि 2019 के जो जनरल इलेक्शन है उसमें यकीनन आप लोग शिरकत करेंगे। तो ऐसी कौन सी पॉलिसी है कि जिसकी वजह से लोग आपको वोट दें? यानी आपकी पार्टी जो है वो दूसरी पार्टियों से कहां मुख्तलिफ है कि दूसरी पार्टियों को वोट न देकर आपको वोट दिया जाए? देखिए साहब, हमारी पार्टी ने, डॉक्टर साहब, हमेशा से ये कहा है कि हमारा मेन मुद्दा जो है वो विकास का है, डेवलपमेंट का है, एजुकेशन के शोबों में है, हेल्थ के इसमें है, पब्लिक सेफ्टी के लिए है। तो इसी वक्त अपने लास्ट चुनाव देखा था जो अभी तेलंगाना में खत्म हुआ, हमने वहां पर भी हमारे 7 उम्मीदवार थे एमएलए के इलेक्शन में खड़े रहे और 7 के साथ भारी अक्सरियत के साथ जीत कर आए। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी देखते हैं कि हमारा काम ही हमारी पहचान है। आप अगर हैदराबाद को कंपेयर कर ले तो आप देखिए वहां पर किस तरह के हॉस्पिटल्स है, ओवैसी हॉस्पिटल्स, ओवैसी स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल कॉलेजेस। तो ये तमाम चीजें जो है ये लोगों की फैसिलिटी के, हम लोग ये लोगों को देना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं। वही फॉर्मूला हमने महाराष्ट्र के अंदर रखा है, वही कर्नाटका में, वही यूपी में। हम चाहते हैं कि हमारे नुमाइंदे के जो भी जीत कर आए वो डेवलपमेंट की बात करे, विकास की बात करे, एजुकेशन की बात करे, सोशल रिफॉर्म्स लाने की बात करे।
और जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में तकलीफ परेशानियां आती है वो एक एमएलए किस तरह से दूर कर सके, उसकी तरफ मेहनत करके वो कर सके। हम ये चाहते हैं लोगों के लिए करना। हम चाहते हैं कि हमारी वजह से लोग आगे बढ़े। हम कभी भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, मगर हम पे इल्जाम ये लगते आए, बेबुनियाद इल्जाम, जबकि एग्जाम्पल है। मैं आपको भी ये कहूंगा, सबको ये कहूंगा, चलिए आप आइए हमारे साथ तेलंगाना में, देखिए ना क्या विकास का काम किया है। आज का वोटर बड़ा इंटेलिजेंट है डॉक्टर साहब। वो ये नहीं देखता है कि आप कौन सी जात के हो क्या, वो ये देखता है कि आप कितना काम कर सकते हो। लेकिन वारी साहब इस नैरेटिव में और मोदी के 2014 के नैरेटिव में कहां फर्क है? 2014 के नैरेटिव में मोदी गुजरात को कैश कराना चाहते हैं कि भाई गुजरात में आकर देखो विकास कितना हुआ है, और जब वो नेशनल गवर्नमेंट में आ गए तो इंडिया के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। उसी तरीके से तेलंगाना का जो विकास है, तरक्की है, वो पूरे इंडिया में आप कैसे कैश कराएंगे? मसलन आपके 2 एमएलए जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं, तो क्या उस तरक्की का रेप्लिका महाराष्ट्र में आप लोगों ने बनाने की कोशिश की है? देखिए बिल्कुल, जो अब जरा मोदी जी की जो आपने बात की कि 2014 में उन्होंने ये कहा था, तो मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, मोदी जी ने सिर्फ जुमले दिए थे। जब 2014 के चुनाव के पहले मोदी जी का मैंडेट क्या था? हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेंगे, हम जो काला धन बाहर है वो काला धन को वापस लेकर आ जाएंगे। मगर पूरा उल्टा हो गया। जो सफेद धन देश में था वो भी मेहुल चोकसी, नीरव मोदी लेकर भाग गए। यहाँ 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जगह तो अभी जो नया रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट ये बताता है कि उल्टा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है। नहीं, वो ये नहीं है, जुमला हम करके दिखाने में मानते हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि हम 2 एमएलए हैं, राइट, बिल्कुल। बीजेपी भी कभी 2 ही थी, 2 से 200 पे चले गई, तो ये आप कहीं रोक नहीं सकते। हमने बीज तो बो दिया है, इंशाल्लाह उस पर झाड़ उगेगा, फल आएंगे और ये आगे बढ़ेगा। हम नहीं, करते रहेंगे आगे। मेरा सवाल ये है कि एक एमएलए की जो ताकत है, मेरा सवाल ये है कि एमएलए या एक एमपी की जो ताकत है वो कानून या लीगली एतबार से, कानूनी एतबार से, समाजी एतबार से, मुआशरती एतबार से बहुत मजबूत होती है। तो क्या आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ स्कूल बनाए हैं, कुछ कॉलेजेस बनाए हैं, कुछ ऐसा काम किया हो कि हाँ भाई आगे चलकर हमें 1 वारिस नहीं 100 वारिस चाहिए महाराष्ट्र में? लोगों को ये मालूम होना चाहिए। देखिए बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने देखो, मुझे 4 साल मिले, मैं कोई सियासत परिवार से तो था नहीं, फर्स्ट टाइम एमएलए बन गए थे, थोड़ा बहुत वक्त लगा सीखने के लिए। अब गवर्नमेंट के जो फंड एलोकेशन होता है उसके ऊपर भी काफी दारोमदार होता है, सत्ता उनकी है। अब हमने यहाँ पर हमारा जो मेन मसला था, मुंबई की मैं आपको बात करूं तो यहाँ था जर्जर इमारतों का, डायलेपिडेटेड बिल्डिंग्स का, जो इतने बरसों से जिनका मरम्मत नहीं हुई थी, जो ऐसे कगार पे कभी भी गिर जाएगी, लोगों की जानें चली जाती थी। हमने हमारे फंड से स्टार्ट किया और मैं कहूंगा कि अल्लाह का शुक्र है कि 4 बरस में मैं तकरीबन 92 बिल्डिंग्स को रिपेयर करने में कामयाब रहा, रिपेयर फंड उसमें देने में कामयाब रहा। कुछ हमने स्कूल के लिए एक्टिविटीज की, कुछ स्पोर्ट्स की शोबे में एक्टिविटीज हमने किया है। जहां जहां हमारा काम आज तक किसी एमएलए ने नहीं किया था, जिस तरह के कब्रिस्तान में लाइटिंग्स का हो या शमशान भूमि में लाइटिंग्स का हो या गटर पाइपलाइन, देखिए एमएलए का बॉम्बे में काम किया, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल यही काम है। लोगों को रोजमर्रा की जो जिंदगी में तकलीफें होती है उनको किस तरह से बीए फंड लगाकर सॉल्व किया जाए, किस तरह से उनको एक्टिविटी में ला के आगे बढ़ा जाए, किस तरह से हम कामयाब। अब ये तो नहीं कह सकता हूँ कि 4 बरस में मैं आ गया तो हॉस्पिटल बना दूंगा बड़ा या बड़ी स्कूल बना दूंगा। हाँ, कोशिश चालू है इंशाल्लाह। मुंबई जैसे शहर में एक हॉस्पिटल या स्कूल बनाना छोटी बात नहीं है, मगर फिर भी कोशिश है कि अल्लाह कुछ करेगा, असबाबात तैयार होंगे। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। अल्लाह मदद करेगा। वदूद साजी साहब, आपने चंद दिन पहले एक और मजमून लिखा था ओवैसी साहब के ताल्लुक से, और आपने उसमें एक मशवरा दिया था उनको कि मजलिस का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बजाय मजलिस इत्तेहाद कर दें। ये एक बज़ाहिर एक ऑब्वियस सी बात है, यानी इसमें मशवरा देने की भी जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर विश्व हिंद परिषद मसलन एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाए और वो लोगों से कहे कि हमें वोट दो, तो शायद ही कोई मुसलमान वीएचपी को इसलिए वोट नहीं देगा चूंकि उसमें जो उसका जो नाम है वो है विश्व हिंद परिषद। तो एक ऐसी पार्टी कि जिसको हम इंग्लिश में असेंबली फॉर दी मुस्लिम यूनिटी नाम से याद करते हो, उसको आखिर किस बुनियाद पर लोग वोट देंगे? क्या ये सेक्युलर सेटअप में एक सही बात होगी? जी देखिए, मेरे उस मशवरा देने में जो मेरे दिली जज्बात का एक तरह से इजहार भी था जी। इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक ऐसी सियासी तंजीम की ज़रूरत है जो किसी भी तरह के लेवल से पाक हो और काबिल कबूल हो।
हर तबके के लिए। चूंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वक्तन फवक्तन कोशिश करती रही है हैदराबाद से बाहर निकलने की, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में जो मजलिस है वो हैदराबाद से भी बाहर निकली है। कोई शक नहीं है महाराष्ट्र में 1-2 जगह कामयाब हुई है, वारिस पठान साहब एमएलए हैं, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में बिहार और यूपी में कहीं उसको कामयाबी नहीं मिली और शायद उसकी वजह यही थी। तो मजलिस इत्तेहाद ने सही फरमाया, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंज करने की जरूरत नहीं थी, खाली मुस्लिमीन हटा दिया जाता। ये बात ऑब्वियस है कि मुसलमानों के लिए ही काम करती है, जो मुस्लिम मजलूम तबकात हैं, तो शायद इसकी एक्सेप्टेंस बड़े पैमाने पर होती और इसका दायरा वसी होता। आपने बिल्कुल सही फरमाया, विश्व हिंदू परिषद की तरह जिस तरह कोई मुसलमान जा ही नहीं सकता। तो वारिस साहब, ये मशवरा जो है, ये मशवरा आपको कई लोगों ने दिया होगा। एक मिनट साजिद साहब, आपको ये मशवरा कई लोगों ने दिया होगा, बहुत सी मरतबा आपके दरमियान ये बात हुई होगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से लोग बहुत मरतबा टीवी पर सवाल करते हैं कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों, ये मुस्लिमीन का टाइटल क्यों लगा हुआ है। तो इसका एक पॉलिसी से, पार्टी की पॉलिसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और एक ऐसी बात है कि हर एक आदमी उसको महसूस करता है, चाहे वो कितना ही पार्टी का वफादार हो, आपकी पार्टी का वफादार हो या ये कि वो बाहर से हो। तो आखिर इसमें चेंज लाने में कबाहत क्या है? वारिस साहब, मुझसे सवाल किया? जी, मैंने आपसे सवाल किया। मैं रिपीट करता हूं कि ये जो मशवरा है ये आपकी पार्टी को कोई पहली मर्तबा नहीं मिला होगा, बल्कि कई मर्तबा मुख्तलिफ लोगों ने मशवरा दिया होगा। खुद आपके दरमियान इस मौजू पर गुफ्तगू हुई होगी। मैंने टीवी एंकर्स को देखा है ओवैसी साहब से इस मौजू पर बात करते हुए सवाल करते हैं कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ये मुस्लिमीन का टाइटल आखिर कहां से लगा हुआ है। तो यानी सवाल यह है कि इस चीज में तब्दीली लाने में क्या चीज रुकावट है? नहीं, देखिए, पार्टी जो है ये पिछले, मैं समझता हूँ 52 बरस से यही नाम लेकर चली है। आप अकाली दल नहीं है क्या? शिवसेना नहीं है क्या? सब है ना। तो पार्टी का नाम एक है, मगर पार्टी जानी जाती है अपने काम से, और काम सिर्फ मुसलमानों का नहीं होता। यहाँ हमारे साथ जो हो रहा है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि हम लोग सिर्फ मुसलमानों का नहीं, मुसलमान, दलित, जितना भी पिछड़ा हुआ वर्ग है, आप कभी दारुस्सलाम को आकर देखिए या ओवैसी हॉस्पिटल्स या ओवैसी स्कूल्स पर जाकर देखिए, तो सिर्फ वहां मुसलमान इलाज करने नहीं आता, सिर्फ मुसलमान को फ्री में एजुकेशन नहीं मिलता, सिर्फ मुसलमान के मसले मसाइल सॉल्व नहीं होते। वहां पर दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी हमारे हिंदू भाई है जो आते हैं वहां पर, उनके मसले हम सॉल्व करते हैं। और आपको मैं एक चीज बता दूं, हमारी लड़ाई हमारे हिंदू भाइयों से नहीं है। सबसे पहले जो गलतफहमी आपके दिमागों में घुसी है लोगों के, मैं दिखाना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई हमारे हिंदू भाइयों से नहीं है। हमारी लड़ाई उस मानसिकता से है, उस आइडियोलॉजी से है जो हमारे इस महान देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की मानसिकता से है। जो मानसिकता गोवलकर की है, जो मानसिकता ये है कि वो भगवे को मानते हैं, हमारी लड़ाई उनके साथ है और हमारी लड़ाई जारी थी है। आपकी इस लड़ाई में इस मुल्क का हर सेक्युलर आपके साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी वदू साजिद साहब ने जो बात कही वो ये कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो हैदराबाद में या तेलंगाना की हद तक तो आप कामयाब है, लेकिन जब आप उस स्टेट से बाहर निकलते हैं तो वहां आपकी वो एक्सेप्टेंस नहीं है जो तेलंगाना में है, जो हैदराबाद में है। उसकी वजह ये टाइटल है। तो आखिर क्या वजह है? हालांकि अगर आप ये टाइटल बदल दें तो हो सकता है कि आपकी एक्सेप्टेंस में इजाफा हो जाए। नहीं, देखिए, गलत बात है। हमने बिहार में सीमांचल में, सिर्फ सीमांचल के एरिया में चुनाव लड़ा था, अच्छे वोट मिले। हम यूपी में गए, यूपी में हमने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा चुनिंदा, कर्नाटका में कहीं गए, महाराष्ट्र में हमारे, आपको जानकर खुशी होगी कि आज हमारे पास महाराष्ट्र में बलदिया में टोटल 118 कॉर्पोरेटर्स वगैरह सब है, 2 एमएलए है। तो यहाँ पर कामयाब, अब देखिए, बीच तो बो रहे हैं हर जगह जा रहे हैं, हर जगह अपनी बातें रख रहे हैं, हर जगह अपने काम रख रहे हैं, लोग बुला रहे हैं, काफी लोगों में उत्साह है कि आप आइए हमारे यहाँ, अगर आगे चल के कामयाबी मिलेगी। जी वदू साजिद साहब, जी करना जरूरी है, हर जगह शुरुआत कर चुके हैं। वदू साजिद साहब, मेरी अर्ज ये है डॉक्टर साहब के वारिस पठान साहब ने बहुत अच्छी बात इस वक्त कह दी कि उन्होंने सब जगह इलेक्शन नहीं लड़ा, बल्कि सिर्फ उन इलाकों में इलेक्शन लड़ा जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन उसके बावजूद उनको कामयाबी नहीं मिली। मेरी अर्ज यही है
हिंदुस्तान में ऐसे कितने मुस्लिम इलाके हैं कि जहां आप इलेक्शन लड़ेंगे और जीत जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं इसी मौके पे एक बात जोड़ देता हूं, फिर किसी और मौका शायद ना मिले। मैंने 90s में, मुझे याद नहीं सन, लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब से नई दुनिया के लिए एक इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे पूछा था कि आप हैदराबाद से बाहर क्यों नहीं निकलते? इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को किसी मुस्लिम क़यादत की जरूरत है, तो आप क्यों उसकी क़यादत नहीं करते? पार्लियामेंट में तो आप बोलते हैं मुसलमानों के आम मसाइल के सिलसिले में, लेकिन आप जो इंतखाबी सियासत है उसमें क्यों नहीं आते? तो उन्होंने उसका जो जवाब दिया था, उसको जो मुझे मफहूम है वो ये है कि हम इंतखाबी सियासत में सिर्फ हैदराबाद में रहेंगे, उससे हम बाहर निकलना नहीं चाहते, लेकिन हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेदार करना चाहते हैं। अब मैं वापस आता हूँ। वारिस पठान साहब ने एक बात कही कि हमारी सहूलियात से गैर मुस्लिम भी फायदा उठाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हैदराबाद में बहुत काम हुआ है, हॉस्पिटल्स और जो जितने भी शिफाखाने इन्होंने बनाए हैं, गैर मुस्लिम हजरात बहुत फायदा उठाते हैं। ऐसा ही आरएसएस के यहाँ भी है। आरएसएस की जितनी फैसिलिटीज हैं उनसे मुसलमान भी फायदा उठाते हैं। तो क्या मुसलमान उनको वोट दे सकते हैं? उम्मी मुसलमान मिनहसुल जमात बीजेपी को वोट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए वो एक अच्छा मशवरा था, लेकिन कोई मसला नहीं है, उस पर ये लोग कायम हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या सिर्फ मुस्लिम इलाकों में इलेक्शन लड़ने से आप हिंदुस्तान की सियासत का रुख बदल सकते हैं? और क्या हर मुस्लिम जहां जहां अक्सरियत है, जैसे किशनगंज का नाम लिया, किशनगंज में आपका उम्मीदवार कामयाब नहीं होगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपका अपोजिट मुसलमान उम्मीदवार भी कमजोर हुआ, आपका भी जीत ना पाया, उनका भी जीत ना पाया और बीजेपी का निकल गया, तो फिर क्या हो? नहीं, उससे बढ़कर सवाल यह है कि 2018 का जो तेलंगाना का इलेक्शन है उसमें एमआईएम सिर्फ 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ी है। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में 24, जिनमें 2 कामयाब है, उनमें एक वारिस पठान साहब भी हैं। बिहार में 6 सीटों के ऊपर, जिनमें 5 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। यूपी में 38 सीटों पर एक भी कामयाबी नहीं है। तो जिस सूबे में पार्टी की 50 साल से ज्यादा की तारीख है, वहां पर तो 7 सीटों के ऊपर, हालांकि हम चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो चीफ मिनिस्टर बने, मुसलमान उनको सूबे का चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, तो वहां तो सिर्फ 7 सीटों के ऊपर, और यूपी में जहां 50 दिन की तारीख नहीं है वहां 38 सीटों के ऊपर। डॉक्टर साहब, ये 7 सीटें जब हैं जब वहां इस बार तेलंगाना राष्ट्र समिति से इनका इत्तेहाद था। जी हाँ, तो मैं वारिस साहब ये पूछना चाहूंगा कि अपने घर में 7 सीटें और जहां पार्टी की अभी तक जमीनी सतह पर कोई खास काम नहीं हुआ है, यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र में आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एक्सपेंड करें, लेकिन यूपी में आपकी कोई अभी तारीख नहीं है, वहां यूपी में जमीनी सतह के एतबार से आपको ज्यादा कोई नहीं जानता, वहां आप 38 सीटों के ऊपर अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, तो आखिर इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए, बात यह है कि तेलंगाना में हमने टीआरएस को सपोर्ट किया और 7 सीटों पर चुनाव लड़े और 7 सीट पे कामयाब हुए। यूपी में हमारा कैडर है, यूपी के अंदर हम फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े, उसमें भी काफी अच्छी वोट्स मिले, मगर क्योंकि पार्टी नहीं थी, काम और करना बाकी है, तो कर रहे काम, जोश और खरोश से काम चालू है हर जगह पर। ये मतलब मेहनत की जा रही है डॉक्टर साहब, और आगे इंशाल्लाह अल्लाह इसका अजर देगा। आप ये तो नहीं बोलोगे कि ओवरनाइट आप अचानक आके इलेक्शन लड़ दो, जीत जाओ। नहीं, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ ना। पहले हम नांदेड़ में आए, जहां पर हमने 40 बल्दिया के अंदर हमारे कॉर्पोरेटर को जिताया, वहां से आगे बढ़ते हुए औरंगाबाद आए, मुंबई को, और फिर पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमने अपना काम अच्छी रीत से किया, लोगों ने सराहा, आगे बढ़े। अब इसी तरह से बढ़ती जा रही है पार्टी। अब पार्टी पॉलिसी है, पार्टी फैसला लेगी, यूपी में कहाँ लड़ना, दिल्ली में कहाँ लड़ना, कहाँ से कहाँ लड़ना। मगर कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा ये है कि अब लोग कांग्रेस से और बीजेपी से तंग आ चुके हैं। दे वॉन्ट नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, जो थर्ड फेडरल फ्रंट बन के उभरेगा। क्योंकि आज तक पॉलिसी मोनोपोली हो गई है, या कांग्रेस को वोट दो या बीजेपी को वोट दो। नहीं, आज ये दोनों ने मिलकर 70 साल में देश का विकास नहीं किया। देश का जो वोटर है जागरूक हो चुका है, वो चाहता है कि थर्ड फ्रंट आए, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि थर्ड फ्रंट आएगा, जिसमें हम लोग भी साथ में रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, जो विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे। आज हमने महाराष्ट्र के अंदर बहुजन वंचित आघाड़ी, जो डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर साहब की पार्टी है, उनके साथ में हम जुड़े हुए हैं। काफी अच्छा लोगों का हमको समर्थन मिल रहा है, काफी लोगों के अंदर जोश और जज्बात है, क्योंकि अब ये मोनोपोली तो खत्म होना चाहिए, या कांग्रेस या बीजेपी नहीं, थर्ड फ्रंट आए, विकास
काम करे, देश के लोगों को आगे बढ़ाए। ये देश की लोगों की एक चाह है, एक इच्छा। वदूद साजिद साहब, आप इस बात से मुत्तफिक हैं? नहीं, ये बात तो ठीक है। देखिए, जरूरत तो है, लेकिन नहीं, काम करने का जो तरीकाकार है, मसलन उन्होंने ये कहा कि भाई महाराष्ट्र के अंदर हमारे कॉर्पोरेटर्स आए, उसके बाद फिर एमएलए इलेक्शन के अंदर जो है एमएलए आए। बहुत अच्छी बात है कि जमीन से लेकर आप ऊपर तक चले हैं। यूपी के अंदर तो आपने पंचायत इलेक्शन भी नहीं लड़ा अभी तक सही से। देखिए, हैदराबाद इनके लिए एक मिसाल है, वहां बहुत काम हुआ है। फिर महाराष्ट्र में इन लोगों ने भी काम। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं आगे चलता हूं। वारिस साहब, आपसे में एक सवाल यह है कि नेशनल लेवल के ऊपर महागठबंधन बन चुका है और यूपी में एसपी और बीएसपी दोनों का इत्तेहाद कायम हो गया है, तो आप लोगों की क्या पॉलिसी है एसपी और बीएसपी के ताल्लुक से? देखिए, फिलहाल तो पार्टी ने ये सोचा है कि हम लोग अभी बैठे हैं, पार्टी डिसाइड करती है क्या होता है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जैसा मैंने बताया आपको कि हम डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो पार्टी है, बाला साहेब अंबेडकर की बहुजन वंचित अघाड़ी, उसके साथ में हमने टाई अप किया है। साथ में देख रहे हैं अभी क्या करने का, पार्टी फैसला करेगी टाई अप करना किसके साथ। मुस्लिम पार्टियों के साथ टाई अप करने के ताल्लुक से आप लोगों की पॉलिसी क्या है? एसडीपीआई हो या यूडीएफ हो, ये भी तो अपनी पार्टियां हैं, अपने लोगों की पार्टियां हैं, कामयाब पार्टियां हैं, तो इनके ताल्लुक से आप लोगों ने क्या सोचा है? क्या अगर इनकी तरफ से कोई प्रपोजल आया तो आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो किसके साथ गठबंधन में जाना, किसके साथ काम करना, ये सब जो होता है ये पार्टी की पॉलिसीज होती है, और इसका जो भी फैसला होता है ये पार्टी की हायर लेवल अथॉरिटीज लेती है। तो उसमें, और हम लोग तो फुट सोल्जर्स है, वर्कर्स है, जैसा डायरेक्शन मिलता है वैसा काम करते हैं। और जमा नहीं, आपको ये किसी ने कह दिया कि आप सोल्जर्स और फुट वर्कर हैं? आप तो एक कद्दावर लीडर हैं, आप महाराष्ट्र का चेहरा हैं एमआईएम का। मेरे ख्याल से पॉलिसी साजी में आपका एक अहम किरदार होना चाहिए। देखिए, मैं तो कभी भी अपने आप को, आपकी जर्रा नवाजी, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को बड़ा लीडर नहीं समझा। मैं काम करना चाहता हूँ, लोगों ने बड़े विश्वास के साथ मुझे जिता कर लाया, यहाँ पर एक उम्मीद जताई है। मैं बोलता हूँ, हर शो से बात रखता हूँ, चाहे टीवी हो, स्टेज हो, हर प्लेटफॉर्म पे लोगों की बात रखते हैं। लड़ते कि हक की लड़ाई है, वदूद साजिद साहब, लेना ही पड़ेगा। संविधान के दायरे में रहकर लड़ेंगे, कायदे कानून का पालन करके लड़ेंगे, मगर एक सोल्जर की तरह लड़ेंगे। लीडर का मुझे कोई शौक नहीं है बनने का। आप लोग की जरा नवाजी है जो आप लोगों ने। वदूद साजिद साहब, वारिस पठान साहब ने सही कहा, हदीस मुबारक भी है, सैयदुल कौमी खादिम हूँ, कौम का सरदार उनका खादिम होता है। तो ये अपने आप को सोल्जर समझते हैं। मेरा एक सवाल है कि आपने इतना बड़ा काम किया, महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने खड़ा कर दिया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी या मजलिस की क़यादत आपको क्या समझती है? सोल्जर समझती है या एक कदावर लीडर समझती है अपनी पार्टी का, या वहां सिर्फ दो ही लीडर हैं? हेलो जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप जवाब दीजिए अगर आपने सवाल सुना वदूद साजिद साहब का। थोड़ा सा कट गया था, आप जरा रिपीट कर देंगे? मैं दोबारा पेश करता हूँ। जी, दोबारा कीजिए। जी, वारिस पठान साहब ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही है, आजिज़ी और इंकिसारी का मुजाहिरा किया है। अल्लाह के रसूल ने ही फरमाया है, सैयदुल कौमी खादिम हूँ, कौम का सरदार उनका खादिम होता है। लेकिन मैं वारिस पठान साहब से पूछता हूँ कि आपने महाराष्ट्र में मजलिस के लिए इतना काम किया, मजलिस को खड़ा कर दिया, इतने कॉर्पोरेटर्स आए, इतना काम आप करते हैं, आप खुद को सोल्जर समझते हैं, लेकिन आपकी जो क़यादत है, आला क़यादत, वो आपको क्या समझती है? क्या आप उसके कदावर लीडर हैं या नहीं, या सिर्फ दो ही लीडर हैं, वहां तीसरे की गुंजाइश नहीं? देखिए, दोनों भी जो हमारे लीडर है, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, दोनों की ही मोहब्बत है, दोनों का सपोर्ट है, और जो भी पार्टी की पॉलिसी होती है, लाइन होती है, उसी को लेकर चलते हैं, उनके सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कोई लीडरशिप जैसा है नहीं, सब अपने अपने हिसाब से काम करना है। देखिए, लीडर बनने से हमने देख लिया कि क्या होता है। लीडर नहीं, काम करेंगे और काम करते थे रहेंगे। लीडर बनाना अल्लाह के हाथ में है, जिसको अल्लाह हिदायत। लेकिन मैं समझता हूं कि खाली ओवैसी साहब घर में बैठकर पॉलिसी नहीं बनाते होंगे, बल्कि
आप जैसे जो जमीनी सतह पर काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने एक सूबे के अंदर पार्टी को खड़ा कर दिया है, आप भी पार्टी की पॉलिसी साजी के अंदर कहीं ना कहीं शरीक होंगे। इसीलिए जब ये सवाल होता है कि भाई एसडीपीआई एक मुस्लिम पार्टी है, इसी तरीके से यूडीएफ एक मुस्लिम पार्टी है, जब हम सवाल करते हैं कि आप उनसे इत्तिहाद करना पसंद करेंगे, तो उस सवाल का कहीं जवाब नहीं मिल पाता। ऐसा लगता है कि यानी गोया कि एक खामोश पॉलिसी आप लोगों ने बना रखी है कि हमें मुस्लिम पार्टी से इत्तिहाद नहीं करना, हम टीआरएस से कर लेंगे, हम फला से कर लेंगे, लेकिन हम यूडीएफ से नहीं करेंगे, हम एसडीपीआई से नहीं करेंगे। हर पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है डॉक्टर साहब जी। जैसे हमारी पार्टी की एक पॉलिसी है, एसडीपीआई की एक अलग पॉलिसी है। अब अगर पॉलिसियों का मेल मिलाप होता है तब जाके एकता होती है। अब जब पार्टी जो चली आ रही है 52 साल से और काम करते आ रही है, और आज एक माशाल्लाह देश भर में पार्टी का नाम चल रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का काम, उनका रुतबा, उनका नाम, उनकी शोहरत चल रही है। और देखा भी ये गया है ना कि अगर आज कोई भी मसला उठा लो, आपने कहा इतनी मुसलमान पार्टी है, जब ट्रिपल तलाक का इश्यू आ गया पार्लियामेंट में, जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ, कितने सियासतदार पार्टियों के लीडरों ने खड़े होकर उसकी मुखालिफत की। नहीं, मैं समझता हूँ सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी कौम को इस बात का एतराफ है, पूरी कौम को इस बात का एतराफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ही आदमी बोला और वो ओवैसी साहब है। शरीयत पे बात आ गई, शरीयत की मदाखिलत में बात आ गई, सारी सियासत पार्टियां थी ना, इनके भी नुमाइंदे थे, एमपी थे, एमएलए थे। कहाँ देखा आपने टीवी पे या किसी शोबे के अंदर इनको लड़ते हुए, झगड़ते हुए? नहीं, मगर मर्द मुजाहिद तो एक ही रहा जिसने आवाज उठाई, पार्लियामेंट में उठाई, स्टेज पे उठाई, टीवी पे उठाई, हर जगह उठाई, और वो पार्टी के सदर एमआईएम के जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। या आप भी अमेरिका में बैठ के देख रहे हो, हम भी हिंदुस्तान में देख रहे हो, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, तो इस बात से तो कोई इनकार नहीं। एक पार्टी का एक लाइन होती है, एक पॉलिसी होती है, वही लाइन लेकर सबको चलना पड़ता है। फिर चाहे मैं पार्टी का लीडर हूँ, चाहे पार्टी का मैं वर्कर हूँ, मैं भी उसी लाइन पे चलता हूँ। उसी के अंदर पार्टी की स्ट्रेंथ भी होती है और पार्टी आगे भी बढ़ती है। ठीक है, अपने अपने दिमाग से चलेगा तो पार्टी आगे नहीं बढ़ती है। ये जो ऑनेस्ट मिलकर ये आपका जो सवाल है, ये बहुत ही शहीद होकर चलना पड़ता है। एक ऑनेस्ट आंसर है। शहीद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो और आगे बढ़ो, अपने हक के लिए लड़ाई करो। ये जो आपने ईमानदाराना जवाब दिया उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। वदूद साजिद साहब, आप एक आजाद सहाफी हैं, आपकी किसी पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं है। वारिस साहब तो यकीन एक पार्टी से वाबस्ता है, उस पार्टी की लाइन से वाबस्ता है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं कि मुस्लिम पॉलिटिक्स आने वाले इलेक्शन में आप उसको किस नजर से देखते हैं कि पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदगी बढ़ाने का क्या फार्मूला है आपके नजदीक? देखिए, फार्मूला बहुत आसान है। हाँ, एक फार्मूला तो आप ही ने तजवीज किया है कि मुस्लिम सियासत, जो पार्टियां मुस्लिम सियासत कर रही हैं और कामयाब हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टियों को उनसे मिलना पड़ेगा, तमाम पार्टियों को एक जगह आना पड़ेगा जब सबका मकसद एक है जी। नंबर 1। नंबर 2, मेरा अपना मौकफ ये है, तज्जिया है, गलत भी हो सकता है, कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो इंतखाबी सियासत हो रही है वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बुनियाद पर हो रही है जी। एक पार्टी अगर उनसे नफरत की बुनियाद पर अपने आप को बढ़ा रही है, तो दूसरी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बुनियाद पर अपना फायदा कर रही है, मुसलमानों के लिए नहीं सोच रही है। मुसलमानों के लिए सोचने वाली पार्टियां, जिनमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी शामिल है, उस मुसलमानों के खिलाफ फैली हुई उस नफरत को खत्म करने का क्या तरीका इख्तियार कर रहे हैं या करेंगे? नहीं, मैं ये समझता हूं कि जब हम बात करते हैं मुस्लिम नुमाइंदगी बढ़ाने की, तो उसका वाहिद तरीका यह है कि यानी जो पार्टियां हमारी हैं, चाहे वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, यूडीएफ हो या एसडीपीआई हो, ये अपने अपने इलाकों के ऊपर जहां वो कामयाब होने की, जहां उनको गारंटी हो, अगर वो वहां कॉन्सेंट्रेट करें और इस तरीके से हर इलाके से मुस्लिम एमपीज निकल कर आए, तो आसानी के साथ मुस्लिम पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम नुमाइंदगी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम यूपी के अंदर 38 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ें और इसी तरीके से हम तमिलनाडु में भी लड़ें, केरला में भी लड़ें और दूसरे बिहार में भी लड़ें, तो जहां पर भी मुस्लिम मेंबरान के निकलने की अगर पॉसिबिलिटी है तो वो खत्म हो जाती है। मुफ्ती साहब, अगर मकसद एक है, मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ, अगर मकसद एक है तो ये तमाम जमातें अपने अपने इलाकों में रहकर मुत्तहिद क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल सही। मजलिस आसाम में जाकर यूडीएफ की हिमायत करें, यूडीएफ वाले हैदराबाद आकर उनकी मजलिस वालों की हिमायत करें। इसी तरह से यूपी में भी हो सकता है। यूपी में अगर तमाम जमातें इकट्ठी हों, जैसे समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने आपस में इत्तेहाद कर लिया है, जबकि असली दुश्मन थे जी। और इस दौरान जो मजलूम तबकात थे, जिन्होंने इनको बढ़ाया, मुसलमान थे, मुसलमान कहीं पीछे रह गए।
जी, ऐसे वक्त में मजलिस का बहुत बड़ा किरदार हो सकता था। मैं समझता हूं कि हमारी ये बात और वालिद साहब से हमारी ये गुफ्तगू शायद बहुत मौसर रहेगी और आपकी और मेरी बात जो है ये ओवैसी साहब तक भी पहुंचेगी और उम्मीद है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम तो चाहेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो मुसलमानों की क़यादत करे नेशनल लेवल के ऊपर। हम ओवैसी साहब को एमपी नहीं पीएम देखना चाहेंगे, लेकिन जो तरीक़ाकार एक कामयाब सियासत का होना चाहिए, जो मुस्लिम पॉलिटिकल एनालिसिस हैं, जो एनालाइज कर रहे हैं, वो उस चीज को समझ रहे हैं कि वो कामयाब नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनकी तरफ से मशवरे आते हैं, चाहे वो तनकीद की शक्ल में आए या चाहे वो मशवरे की शक्ल में आए। मुझे उम्मीद है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं पार्टी के, वो इन मशवरों के ऊपर गौर करेंगे और इन मशवरों को कबूल करने की कोशिश करेंगे। ये खुलूस के ऊपर मबनी मशवरे हैं। तो आज का इस शो का हम यही इख्तिताम करते हैं। नाजरीन, 2019 का इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल है। इलेक्शन लड़ने वाली सियासी जमातें ख्वाह मुसलमानों की हों या गैर मुस्लिमों की, वोट देने से पहले इलाकाइयत और जात की सतह से ऊपर उठकर यह जानना जरूरी है कि उस पार्टी की पूरे मुल्क के लिए और फिर मुसलमानों के लिए क्या पॉलिसी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ा नाम है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उससे भी बड़ा नाम है, लेकिन मुसलमानों के सियासी मफादात इन दोनों से बड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि कभी भी MIM या ओवैसी साहब का मुसलमानों के सियासी मफादात से टकराव नहीं होगा। मैं आज के प्रोग्राम के लिए अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। स्क्रीन पर दिए गए लिंक के जरिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है किसी नए मौजू और किसी नई शख्सियत के साथ। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत